जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो यहाँ पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन रहता है, उस पर जाके एक बार केवल आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऐड करनी पड़ती है, एक बार ओटीपी इसमें डालना पड़ता है, फिर उसके बाद पैसा अपने आप कटता रहेगा। कुछ भी नहीं, वो पबजी खेल रहे हैं उसमें गोला बारूद खरीद रहे हैं, उसमें पैसा कटता रहेगा। कल हमारे पास एक बच्चा आया था जिसने 85,000 रुपए दिए पबजी खरीद गई। ध्यान दीजिए, ऐसा होता क्या है कि जैसे आपके घर में बच्चे हैं, अब बच्चा तो बच्चा है ही है भाई, आप उसी के लिए जो है अगर कह दिया कुछ तो आपका मोबाइल दे दिया तो देख ही रहा है। अगर वो आपके गूगल पे में जो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आपसे लिया आपने, में पापा मोबाइल दे दीजिए, बस वही आदत है उसको ऐड, उसको क्लिक करने के बाद एक बार आपका गूगल का जो भी पासवर्ड उसमें ऐड कर देगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि उस गेम में जो है ऐड होने के बाद फिर दोबारा उसको ऐड करने की जरूरत नहीं। आप अपने पास मोबाइल रखिए, जब भी उसका गेम का जो है उसमें पेमेंट होनी है, ऑटो जो है वो कटता जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि नहीं ये हो कैसे रहा। नया निकला गेटवे पे सबने कर दिया, ओटीपी भी ऑटो रीड होगी, आपको डालने की जरूरत नहीं, पैसा कटने वाला। इसलिए अगर इसको हम मान लीजिए रोकना चाहें कि ये ऑटो पेमेंट जो हो रहा है वो आप रोक सकते हैं। वो यूपीआई जैसे आपका कोई भी मतलब हमेशा ऑटो पेमेंट के लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है। आप फोन पे जाएंगे तो वहाँ जितने भी ऑटो पे वाले लगे हैं आपको दिख जाएंगे, उनको आप डिसेबल करने का ऑप्शन भी देता है, उसमें आसानी से आप डिसेबल कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह में भी आता है, नेटफ्लिक्स हर चीज में आजकल ऑटो पे आ रहा है, वो ऑटो पे एक सुविधा शुरू कर दी यूपीआई। और दूसरी चीज वो ओटीपी में कुछ लोग ऑटो पर लगाए रहते हैं, जैसे ही ओटीपी होती है तुरंत वो जो है फिल हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा देखिए, आप करके रखिए कि जब देख के ही ओटीपी उसमें डाला करिए। जैसे लोगों के पास जो है जैसे बाइक पर चल रहे हैं तो ओटीपी उन्होंने ऑटो पर लगा दिया, अब ऐसे किए अपने आप ही फिल हो जाती है। तो कभी कभी हो सकता है कि साइबर अपराधी लगाने की बात तो अलग है, आप सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं या ऐसे क्लोनिंग कर लेते हैं, एटीएम मशीन पे स्कीमर लगा होता है। अब इसमें एक चीज करना है कि हमेशा हम जो पिन डालते हैं वो पिन डालते हैं ऐसे करके दिखा करके कि अगर पीछे वाला भी खड़ा है तो उसको दिख जाए। तो एक आदत में अपने सुधार करनी है, अगर कोई रहे चाहे न रहे, एटीएम के बाहर अंदर कोई भी न रहे, लेकिन हमेशा हाथ को ऊपर करके ही पिन को डालना है। अगर कोई व्यक्ति आपका डाटा, अगर कोई व्यक्ति आपके उसको एटीएम कार्ड को क्लोन भी कर लेता है, तो अगर उसको पिन नहीं पता है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमेशा अपना जो पिन डालना है वो हमेशा ऊपर हाथ करके कोई, जैसे आपका पिन जो है उसमें 2-3 साइबर अपराधी रहते हैं। एक का काम होता है कि आपके पिन को जो है रीड करना, साइड में खड़ा हो गया। ज़्यादातर लोग रहते हैं कि जैसे एटीएम के अंदर जब भी आप जाते हो तो 1-2 लोग मौजूद रहते हैं, और उसके बाद आप एटीएम को अपने एटीएम से हूबहू जैसे देखते हैं वो 15-20 एटीएम उनके पास रहते हैं, आपकी एटीएम जैसा है वो उनके पास एटीएम रहता है, वो तुरंत चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद धीरे से निकल जाए, अगले एटीएम में जाके पिन क्योंकि पहले से मालूम है पूरा पैसा विड्रॉ करना। यूपीआई से 2 तरीके के फ्रॉड होते हैं, एक हम जिसमें पैसा दे देते हैं और एक उसमें जिसमें हमारे मोबाइल में कुछ मैलिशियस फाइल्स भेज के या किसी तरीके से वो पैसा हमसे ले लेते हैं। पहला तरीका है जिसमें पैसा खुद से दे देते हैं। कस्टमर केयर हमारा पेमेंट हमने कहीं किया है, वो कहीं फंस गया तो हम गूगल से मोबाइल नंबर निकाल के उस पर कॉल मांग सकता है, तो उसी का उपयोग करते हैं। कहते हैं सर आपका इतना पैसा इसमें फंसा हुआ है, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप अपना यूपीआई पिन डाल के उस पैसे को रिसीव करिए। तो वो कहते हैं कि ये बेल आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पैसे को रिसीव करिए। जिसपे ऐसे क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद ये सेकंड वाप मिल जाता है। यहाँ पर पे पे क्लिक करते हैं, पे पे क्लिक करिए, पे पे क्लिक करके आपको यूपीआई पिन डालने के लिए कहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप यूपीआई पिन डालेंगे तो वो पैसा जाएगा ही, कभी आएगा। यूपीआई पिन करो डालोगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट से ट्रांसफर होगा। ये कभी संभव नहीं है कि यूपीआई पिन से किसी का पैसा आप में क्रेडिट होता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप जो यूपीआई पिन डालेंगे तो आपका पैसा कहीं दूसरे के यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। इसी में कॉल कर रहे हैं, इसको कहेंगे किराए मकान खाली है, फोन करेंगे, हाँ, हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो आपको लगेगा बैंक की तरह आ रहा है तो ये जेन्युइन है। आगे चलो भाई। आर्मी के नाम पे फ्रॉड होता है। आर्मी के नाम पे फ्रॉड बेसिकली ऐसे होता है कि वो अपने आप को आर्मी का बंदा दिखाते हैं, कहते हैं कि हमारा ट्रांसफर यहाँ से वहाँ हो रहा है, मैं यहाँ पे जो भी सामान लिया हूँ उसको छोड़ के जा रहा हूँ, सस्ते दामों को बेच रहा हूँ। आप कोई भी आदमी OLX पे चेक करता है कि कौन सा सामान लेना है, तो उस पर वो आर्मी पे आदमी जल्दी से भरोसा भी कर लेता है, इसलिए वो आर्मी का होना बताते हैं अपने आप को।
अच्छा, जैसे आर्मी और जो है वो अपना फर्जी आर्मी कैंटीन कार्ड भेजते हैं, अपनी सारी इंफॉर्मेशन भी वो भेजते हैं और इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं आर्मी के नाम पे। और सबसे बड़ी बात है कि वो कहेंगे कि आप आ जाइए यहाँ पे ओल्ड फोर्ट के बाहर आ जाइए या सिम्फुटी में जो आर्मी कैंट बना है वहाँ बाहर आ जाइए, आप वहाँ से पेमेंट कर दीजिए, केवल अब हमारा जो गाड़ी है वो बाहर जाने के लिए इनको एक रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है, उसके बाद वो बाहर जाती है, उतना पैसा जमा कर दिया, आप वहाँ खड़े रह जाएंगे, वो कभी गाड़ी नहीं आएगी ना तो सामान आपको कभी मिलेगा। अच्छा, जैसे आर्मी पर जो है हम लोगों को जो है थोड़ा भारत में जो है आर्मी को बहुत ट्रस्ट करते हैं उनके लोग, तो ये जनरली ये समझते हैं, लोग मानते हैं कि ऐसा आएगा, ये नॉर्मल सी चीज है कि कोई भी क्यूआर कोड हो उसको स्कैन करेंगे आप तो पैसा हमेशा जाएगा ही जाएगा। ये उसके ऊपर कुछ भी लिख कर हम कहीं भी डाल दें तो उससे पैसा आने का कोई चांस, पहले पैसा कभी नहीं देना है। ये मशहूर पत्रकार हैं आपको निधि राजदानी, इनके साथ भी फ्रॉड हुआ था, इनको हार्वर्ड में प्रोफेसर बना के भेजे थे, एसोसिएट प्रोफेसर की आप प्रोफेसर जाइए, सेलेक्ट यहाँ से इन्होंने रिजाइन करके चली गई थी, वहाँ गई तो वहाँ पे ऐसा था ही नहीं, वहाँ से पेमेंट फीस वगैरह जो भी था जो है वो पहले ही ले लिए थे कि आपका इतना फीस यहाँ जमा कर दिया, आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया है। और इनसे जो है काफी मशहूर पत्रकार हैं, इनसे काफी पैसे उन्होंने आए थे। एक चीज रहेगा कि जब भी वो फॉर्म भेजेंगे, जब भी वो नियुक्ति फॉर्म भेजेंगे तब उस पे पहले रहता था कि स्पेलिंग मिस्टेक रहता था, आज AI आ गया, चैट GPT आ गया तो स्पेलिंग करना है, या आपको हम नटराज पेंसिल भेज रहे हैं, साड़ी पैकिंग का जॉब होता है। कुछ बच्चे नया नया देखकर सोचते हैं कि अपना बिजनेस खुद से खोलें, तो कई अपने बिजनेस के लिए आइडियाज उस पर दिए जाते हैं। आता हो तो देखता होगा कि उसके पे साड़ी बेचने का, साड़ी पैकिंग करने का ये सब आते हैं, इस नाम बहुत सारी फ्रॉड चल रहे हैं सरकारी योजनाओं के नाम पर। सरकारी योजनाओं के नाम पे आप आज आपने सरकारी योजना के नाम पे कहीं अप्लाई किया, कल आपका डाटा लीक हो गया, किसी बच्चे जैसे बच्चे जन्म लेते हैं कहीं पे तो उस नाम पे भी फ्रॉड होता है, उस पर महिलाओं को पैसा मिलता है। इस तरह की चीज़ें ना हो उससे शील्ड किया जाता है, जो वो हम लोगों का परव्यू नहीं होता, बट वो एक इम्पॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी इशू है। एक स्टक्स नेट करके एक बहुत पहले जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उस पर अटैक हुआ था, आपको अगर पता हो ईरान वगैरह के, जिसमें कहीं ना कहीं उसके जो फंक्शनिंग थी उसको इम्पेयर करने की कोशिश की गई। तो ये एक साइबर वॉरफेयर होता है जिसमें हमारे जो एनिमी कंट्रीज़ हैं, जो हमारे एडवर्सरीज हैं, चाहे वो उसको कह लीजिए, अगर हम अभी की बात करें करंट पर्सपेक्टिव में, तो हमारे पड़ोस के कई देश हैं तो इस प्रकार की टैक्टिक्स अपनाते हैं और वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने की कोशिश करते हैं। उससे हमको शील्ड करना होता है, उसके लिए हमको कैपेसिटी डेवलप करनी होती है। तो ये तीसरी ने बेसिकली अपने सिक्योरिटी और अपने फोर्सेस के लिए और कम्युनिकेशन के लिए उसको डेवलप किया था, बट उसको संभव कई तरीके से उसका यूज़ हुआ, मिसयूज हुआ, और वो एक बड़ा चैलेंज है। उसमें जो उसके यूज़र होते हैं वो एनोनिमस होते हैं और उसको ब्रेक करना या उसको ट्रेस कर पाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। उसका यूज़ करते हुए कई तरह के क्राइम हो सकते हैं, चाहे वो ड्रग ट्रेड हो या वेपन ट्रेड हो, या अब उसकी कोई लिमिट नहीं है, ना ही उसका कोई डेटा है कि किस प्रकार से क्या चीज़ होगी। बट देयर आर मतलब मैं एविडेंस तो नहीं कहूँगा, बट इट्स नोन फैक्ट कि उसका कहीं ना कहीं यूज़ जो होता है वो अलग अलग टाइप के ड्रग्स वगैरह उनकी ट्रैफिकिंग में भी होता है। तो दैट इज़ वन चैलेंज। और दूसरा एक चैलेंज है, नया एस्पेक्ट है, वो क्रिप्टो करेंसी का यूज़। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी टर्म है जिसके लेके पॉलिसी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या वो बैंड है या नहीं है, उसका क्या यूज़ होना है नहीं होना है, वो एक अनदर चैलेंज जिसको हमको टैकल करना है। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही, आपको पता होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसकी डिराइव्ड है, जिसको ट्रांजैक्शन जो होता है वो एनोनिमस होता है उसका यूज़ भी कई जगह पे होता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी इशू बन सकता है, जैसे हवाला का पैसा ट्रांसफ़र, या उसके माध्यम से जो जैसे जो मैंने फाइनेंशियल फ्रॉड पहले बताया था, जिसमें बड़ी फाइनेंशियल फ्रॉड में भी एक बड़ा इंटरनेशनल इशू बन गया है कि वियतनाम जैसे साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, वहाँ पे एक साइबर स्लेवरी एक आपने टर्म सुनी होगी,
उसमें होता है कि विभिन्न दुनिया के पार्ट से लोगों को लेके जाते हैं, उनका वीज़ा, उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है और उनको कई ऐसी आइसोलेटेड जगह पे रख के उनको ट्रेन किया जाता है और दुनिया भर के लोगों से स्लेवरी मतलब साइबर ठगी कराई जाती है उनकी मर्जी के विरुद्ध। इस तरह के कुछ केसेस संज्ञान में आए थे, उन पर भी इंटरनेशनली उन पर कार्रवाइयाँ भी हुई है। उसमें क्रिप्टो करेंसी का भी यूज़ होता है, जैसे कि पैसा अगर लोकली पैसा या जो मनी होता है उसका ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज़ होता है। तो ये सब एक बड़े अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, जो जैसे मैंने स्टार्ट किया था डकैती से अगर हम इस तरफ आए तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा इसका परव्यू है, कितना बड़ा ये चैलेंज है। नॉट इवन लोकलाइज बट नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक चैलेंज है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंज है। तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू वर्क ऑन। हमारा सिस्टम भी इसके लिए नेशनली भी और स्टेट के लिए भी, और सबसे छोटी यूनिट देखें तो डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए भी अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रिपेयर्डनेस चाहिए। उसके लिए सरकार शासन सब कार्य कर रहे हैं। उसमें हमारा जो एक मैं बात करूँगा डिस्ट्रिक्ट यूनिट के लिए जैसे मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट है आपकी अवेयरनेस कि आपका फाइनेंशियल आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो इस संबंध में एक पीपीटी जो तैयार की गई है, आपको एलिमेंट होते हैं, साइबर बुलिंग हो गया, हरेसमेंट हो गया या ब्लैकमेलिंग हो गई, या फिर इस प्रकार के बहुत पहले ब्लू व्हेल एक गेम आया था, अगर आपको याद हो, जो कि बहुत ही रशिया से या ईस्टर्न यूरोप किसी कंट्री से ओरिजिनेट हुआ था और ब्लडी एक गेम था जिसमें लोग अपना उसमें उनको ब्लैकमेल करके ऐसी चीज़ें कराते थे, कोई छत से कूद गया, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इस तरह के केसेस होते हैं। तीसरा केसेस है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं हमारे, जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, या इंडस्ट्रीज़ हैं, या हमारे ये पावर सिस्टम्स हैं, उन पे साइबर अटैक। जैसे आपको याद होगा एक ब्लैकआउट हुआ था बहुत समय पहले, जो हमारा ग्रिड फेलियर हुआ था। कहीं ना कहीं उस तरह के ब्लैकआउट्स होना, इस चीज़ को कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट की अब इस तरह से जो आउटरीच है वो और ज़्यादा बढ़ सकेगी, क्योंकि मेरा ही मानना है कि जितना ज़्यादा साइबर क्राइम से रिलेटेड आउटरीच लोगों तक हो, जितना ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में पहुँचे चीज़ें, क्या समस्याएं हैं, क्या उसके रोकथाम है, क्या समाधान है, उतना ही वो प्रभावी हो पाएगा। तो मैं संपादक जी का धन्यवाद इस चीज़ पे करना चाहूँगा, और आलोक जी को भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया, और आप सभी टीम को भी मैं हमारा उजाला जो टीम है उसको मेरी तरफ से मैं धन्यवाद कहूँगा। तो मेनली जो जैसा कि अभी बताया गया कि अवेयरनेस के लिए ये है कि क्या साइबर क्राइम होता है, क्या उसका नेचर होता है, क्या उसकी लीगल रेमिफिकेशन होते हैं, क्या उसके रेमेडीज़ होते हैं। ये चार चीज़ें हैं। तो सबसे पहले उसको समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का समय टेक्नोलॉजी वाला समय है, और जब हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या हम मशीन लर्निंग या रोबोटिक्स, इन सब की जब बात कर रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये इनेविटेबल है कि एक समय बाद चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर जो है वो हमारे डेली रूटीन का पार्ट बनेगा। अभी भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का अभी एरा है, नेक्स्ट एरा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब का। तो उसमें इस चीज़ का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभाव और बढ़ेगा। उसके साथ साथ क्राइम का नेचर चेंज होगा। पहले क्राइम होता था कि लूट डकैती, वो होते ही हड़कंप बसता था। आप सब में भी कई यहाँ पे सीनियर पत्रकार और सभी होंगे, आप जानते हैं कि एक ज़िले में जैसे कहीं डकैती हो गई तो एकदम से पूरा ज़िला थर्रा उठता है और सब एकदम भागे भागे दौड़ते हैं। उसमें कितना पैसा जाता होगा डकैती में? ज़्यादा ज़्यादा मेरे ख्याल से भी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ की डकैती हो गई तो बहुत बड़ी वो खबर हो जाती है। बट अब ये देखा जाए कि साइबर क्राइम में क्या हो रहा है, साइबर क्राइम में किस क्वांटम में पैसा जा रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट और चिंता का विषय है कि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें बहुत लोगों को नुकसान हो जाता है, और छोटे से छोटे अमाउंट से भी होता है, चाहे वो किसी के 1000 रुपये चले गए, इस तरह का भी उसका पीड़ित है। या आपने कई केसेस देखे होंगे
कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस देखे होंगे, या फिर बीच में रैंसमवेयर के केसेस आए थे, जिसमें रैंसमवेयर में आपके कंप्यूटर को वो एक होस्टेज बना लेगा और उससे फिर क्रिप्टो में डिमांड करेगा। या फिर एक बहुत ही सनसनीखेज मामला था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, बहुत दुखद घटना थी जिसमें डिजिटल अरेस्ट किया गया था। उसका परिणाम सिर्फ पैसे तक नहीं, उसमें जान पे भी बात आ गई। तो अब ये देखना इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से इसकी नेचर चेंज हो रहा है क्राइम का, तो उस प्रकार से हमको तैयार रहना अति आवश्यक है। पुलिस विभाग उसके लिए अपनी तरफ से धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कार्य किया गया है। प्रत्येक पहले रेंज में साइबर थाना हुआ करता था, अब प्रत्येक जनपद में साइबर थाना हो गया है। प्रत्येक पहले जनपद में एक साइबर सेल होता था, अब प्रत्येक थाने में साइबर सेल। तो वो इसी तरह के जो चेंजेस आ रहे हैं उसके मद्देनजर चीज़ें जो शासन और सरकार की प्राथमिकता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की, उसके अनुरूप प्रयास किया जा रहा है कि इस पे लगाम लगाई जाए। उसका एक महत्वपूर्ण पहलू जो पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ साथ अवेयरनेस। जितना आदमी अवेयर रहेगा, जितना प्रिवेंट करेगा, उतना ही इन सब चीज़ों से बचाव होगा। उसी कड़ी में ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आज हमारी टीम यहाँ पे आई है और आप सब लोगों को कुछ कुछ बिंदुओं के बारे में बताई होगी। तो मेरा बस इतना मुझे बताना है कि जो आज के समय पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइम है साइबर के परिप्रेक्ष्य में, वो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं फाइनेंशियल साइबर क्राइम, जो कि जिसमें आपके ये कई बार आपके फ़ोन में या कहीं उस पर मेल पे इस तरह के लिंक आते हैं जो आपके पासवर्ड वगैरह या आपका सिस्टम हैक करके ले लेते हैं। दूसरा है आपका क्लोनिंग ऐप डाल देते हैं जो आपकी स्क्रीन को क्लोन कर देते हैं, जिसके माध्यम से आपकी एक्टिविटी को देख लेते हैं, या आपके पासवर्ड अगर आप जो डालते हैं उसको देख लेते हैं। स्क्रीन मिररिंग हो जाती है, जैसे एनीडेस्क एक ऐप है उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा होता है, टीम व्यूअर है, इस तरह के ऐप्स के माध्यम से भी होता है। ये एक लोकलाइज्ड टाइप का साइबर क्राइम होता है जो कि जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित नहीं होते। फिर इसी में ही अगर आगे देखा जाए तो फिर बड़े स्तर के अगर देखें आजकल तो डिजिटल अरेस्ट वाला है, या फिर सरकारी कर्मचारी बनकर आपको झांसे में लेना कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ आपको ये चीज़ें हैं, आप इतना पैसा दीजिए। या किसी भी सरकारी कर्मचारी का फोटो, आजकल मॉर्फिंग टेक्निक्स हैं बहुत सारी, डीप फेक, उसके माध्यम से किसी भी उसका कोई भी वीडियो ले लेंगे, उसमें उसकी आवाज़ जो है उसको मिमिक करके आपको वीडियो सेंड कर देंगे जिसमें आपके इंक्रिमिनेट कर रहे होंगे या आपके विरुद्ध होगा। उससे आदमी डर जाता है और वो जो कहता है वो कर देता है। इस तरह के क्राइम्स होते हैं। ये फाइनेंशियल या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं आजकल, कि आप इन्वेस्ट करिए इसमें, आपको वो लिंक्स देते हैं कि ये ऐप है इसमें आप इन्वेस्ट करिए, आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जब आप देखेंगे कि इस तरह का कोई ऐप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अकाउंट को अपना जो है तुरंत बंद कराना है। अकाउंट में मतलब टेम्परेरी उस पर ब्लॉक लगा देना ताकि आपके अकाउंट से पैसा निकल नहीं पाए। और दूसरा काम ये करना है कि जैसे ही आपका अगर कोई मोबाइल होता है, तुरंत आप संबंधित कंपनी को फोन करके तुरंत या तो आप मोबाइल ब्लॉक करा लीजिए या तो अपना अकाउंट ब्लॉक कर लीजिए। लेकिन पहली प्राथमिकता पर आपको अकाउंट अपना रोकना है, क्योंकि अगर मोबाइल ब्लॉक होने में अगर मान लीजिए 1-8 घंटा लग गया तो 1-8 घंटे में उनको पर्याप्त जो है समय मिल जाता है आपका अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट ट्रांसफर करने का। पहले तो सर लिमिट 5000 है, और दूसरी चीज लिमिट अपनी सेट कर लीजिए कि जैसे 5000 आपने लिमिट कर दिया तो भाई कोई अपराधी अगर मैक्सिमम ट्रांसफर एक दिन में कर पाएगा तो 5000 कर पाएगा। 5000 से ज़्यादा ट्रांसफर करने के लिए सेकेंड डे में जाना पड़ेगा, तब तक के लिए आपके पास पर्याप्त समय रहेगा कि सारी चीज़ों को ब्लॉक करने के लिए। ये गुप्ता जी ये सब पॉइंट नोट कर लीजिए, इसको ना हम लोग साइबर जागरूकता करके जी ये तो जैसे मेरा व्यक्तिगत सजेशन आप लोगों के लिए है कि आप सभी लोग अपने ही हैं, मैं बता रहा हूँ कि देखिए 2 अकाउंट का आप लोग यूज करिए। पहला तो एक मास्टर अकाउंट है जिसमें आपके जो है मेहनत का पूरा पैसा डंप है, या जब जो भी आप कमाते हैं सेव करते हैं वही वहाँ रखते हैं।
आप दूसरा अकाउंट जो डेली वेज के लिए आप यूज करिए, जिसमें लिमिट आप सेट करिए, 5,000 रुपये लिमिट कर दीजिए। जैसे आपको लगता है कि दिन भर का मैक्सिमम कितना खर्चा हो सकता है, 5,000, तो 5,000 आप पर डे यूज करिए और वही मोबाइल लेके चलिए। अगर आपको कहीं सजेशन मेरा और है कि जैसे जो आपका प्राइमरी खाता है, ठीक है, यूपीआई पे उसको कभी प्राइमरी में नहीं रखें। प्राइमरी में रखने से ये होता है ना कि जैसे कोई फ्रॉडस्टर आपके खाते में पैसा ले लेता है, उससे ब्लॉक होने के अकाउंट चांसेस रहते हैं। उसको प्राइमरी से हटा के सेकेंडरी में रखें, तो खाता भी सेफ रहता है। अगर कोई एक्सेस लेता है आपके फ़ोन का, तो प्राइमरी खाते का एक्सेस उसके पास जाता है, सेकेंडरी वाला सेफ रहता है। तो कुल मिला के जो आपका जो एक मास्टर खाता है, जिसमें जो है आप अपना पैसा भविष्य के लिए सेफ रखते हैं, उसको जो है जो डेली बेस के जो है खाता है, उससे थोड़ा अलग करिए। जब भी आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो मास्टर खाते से आप ट्रांसफर कर दीजिए। अब साइबर क्राइम फाइनेंशियल फ्रॉड हम कवर करेंगे मेजरली। तो इसमें जितने तरीके से हम पैसे का लेन देन करते हैं, लगभग उतने तरीके से हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। मुख्यतः हम 5 तरीके से 6 तरीके से करते हैं। पहला डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दूसरा यूपीआई, भीम पे, गूगल पे, फोन पे, और तीसरा है सीधे अपने पैसे खाते में पैसे ट्रांसफर करवाना, AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, 5वां इंटरनेट बैंकिंग द्वारा, 6वां चेक द्वारा। कुल मिला के भारत में जो है यही 6 तरीके हैं जो सामान्यतः जो है कोई पैसा ट्रांसफर करने के लिए 6 मेथडों का जो यूज किया जाता है। और इन्हीं जो है 6 मेथडों का जो लूप होल का जो है साइबर अपराधी प्रयोग करते हैं। एक एक करके ही बताएंगे। ATM कार्ड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे सभी लोगों ने देखा होगा, ये आगे नंबर रहता है और पीछे CVV लिखी रहती है, एक्सपायरी डेट। इसमें करते क्या है साइबर अपराधी कि आपके पास फोन करते हैं, ठीक है, फोन करेंगे और फोन कभी भी नॉर्मल व्यक्ति का नहीं आएगा आपके पास। हमेशा जब भी आएगा वो बैंक मैनेजर आएगा या बैंक का कोई व्यक्ति होगा, वो बैंक का व्यक्ति या कोई अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से फोन करते हैं और कहते हैं सर कि आपकी लिमिट बढ़ानी है, लिमिट सेट करना है, खाते में रिफंड करना है। ऑनलाइन में जैसे हम कहीं पैसा ATM से पे कर रहे हैं तो हमारा पैसा रुक जाता है, तो रिफंड के नाम पे। शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग में हमको गिफ्ट कार्ड्स मिलते हैं। अगर हम क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो हमको गिफ्ट कार्ड भी मिलते हैं, पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। और हम करते क्या है कि गूगल से कस्टमर केयर का नंबर, अगर हमारा पैसा रुक गया तो हम गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकालते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको गूगल से कस्टमर केयर का नंबर नहीं निकालना है। कस्टमर केयर का हमेशा नंबर निकालना है उसी वेबसाइट से जो है। जैसे SBI का है तो SBI के ऐप पे सारे कस्टमर केयर के नंबर दिए हुए हैं, या SBI की जो फॉर्मल वेबसाइट है उस पे जाके नंबर निकालना। यूनियन बैंक का है तो यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से। फ्रॉडस्टर करते क्या है कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसका प्रयोग करके अपने सर्चेज हैं उनको ऊपर कर देते हैं। तो जो लोग सर्च करते हैं अधिकतर लोग उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। और यही मेरे तरीके हैं। जैसे साइबर अपराधी करते क्या है कि जैसे ही आप गूगल पर जैसे आपका टोल फ्री नंबर SBI, ठीक है, जैसे ही आप, क्योंकि आप जो है अगर SBI के जो वेबसाइट से लेंगे तो वो जेन्युइन जो है नंबर होता है। जैसे ही गूगल पर आप टोल फ्री नंबर आप SBI लिखेंगे, साइबर अपराधी करते क्या है कि सर्च इंजन का गूगल का प्रयोग करते हैं, उसमें पेमेंट देनी होती है। जब वो पेमेंट दे देते हैं तो उनका जो फ्रॉडस्टर का जो नंबर है वो पहले आके दिखेगा, सबसे ऊपर दिखेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो नॉर्मली लोगों में जो है आदत क्या है कि जैसे ही वेबसाइट खोलता है गूगल पर, वो शुरू के 1-2 नंबर में जो गूगल का टोल फ्री नंबर रहेगा SBI का, उसी को सही मान लेता है। वो एक्चुअली में रहता है साइबर अपराधी का। जैसे ही आप फोन करेंगे अब वो अपने ट्रैक में फंसा देंगे। मतलब कि गूगल पर भी साइबर अपराधी है। गूगल पर जो जानकारी दी गई है, ये देखिए मैं एक बार हम लोग बताते भी हैं कि गूगल पर दी गई जो भी सामग्री है उसको क्रॉस चेक करिए, वो पूर्णतः सही नहीं है। भाई वो तो विज्ञापन है, कोई भी गूगल पर सर्च एप्लीकेशन का प्रयोग करके अपना डाल सकता है। इसकी पहचान क्या है, मतलब कैसे पहचान सकते हैं? वही ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप नंबर निकालिए। कभी भी आप किसी भी वेबसाइट पर विश्वास नहीं कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट से ही नंबर निकालिए। जिसका नंबर .in वगैरह लगा रहेगा या क्या राष्ट्रीय वेबसाइट होता है, HTTP लगा होता है, इसमें पहचान है। ऑफिशियल वेबसाइट बनी रहेगी, उस पर जो है दिया रहेगा कांटेक्ट, प्लीज कांटेक्ट दिस एज पर, तो वो जो एक पर्सनल नंबर रहता है। और SBI का जो टोल फ्री नंबर रहता है जिसे 1800 करके स्टार्टिंग होता है, तो आप ऐसे पहचान कर सकते हैं। कई वेबसाइट खोलते हैं उसमें ना ऊपर लॉक बना होता है, ताला जैसा बना होता है, तो क्या वो मतलब सही वेबसाइट अकाउंटिंग है जिसमें नहीं बना हुआ लॉक? उसमें ऐसा रहता है ना, जैसे
HTTPS का मतलब क्या होता है कि आप उस पर जो क्रेडेंशियल्स अपने डाल रहे हैं वो सेफ हैं आपके। HTTP का मतलब क्या होता है कि जो क्रेडेंशियल डाल रहे हैं वो लीक हो सकते हैं, बस इतना ही मतलब है उसका। तो HTTP आजकल HTTPS के नाम पे बहुत सारे उस पर ही बहुत सारे SBI की ऑफिशियल वेबसाइट आप कोई भी ATM कार्ड उठाएंगे उस पर भी लिखी रहती है, उसके पीछे नंबर भी लिखा रहता है। कई सारे बैंकों के पासबुक उठाएंगे, पासबुक पे वेबसाइट लिखी रहती है। जरूरी नहीं अगर उसमें लॉक लगा हो तो नहीं, वो जरूरी सेफ नहीं। उसके थ्रू आपको कहीं और डायरेक्ट करके वो पैसा आपसे निकलवा लेंगे। तो इस पे आप कहेंगे कि लोग विश्वास क्यों कर लेते हैं? लोग विश्वास इसलिए कर लेते हैं कि वो आपका नाम बताएंगे, आपके पिता का नाम बताएंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और कहेंगे सर आपका एड्रेस ये है, सर आपका एड्रेस ये है। तो इतनी चीजें जानने के बाद आदमी सोचता है, विश्वास कर लेता है। अब आप पूछेंगे कि ये डाटा उनके पास आता कहाँ से है? डाटा ये डोमिनो का डाटा पिक हुआ है, तेरा टीवी आपने कहाँ से ऑर्डर किया, किस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर किया, क्या आपका पता है, क्या आपका पासवर्ड है, सब इसमें है। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक का 540 मिलियन लोगों का डाटा, अभी कुछ दिन पहले आधार कार्ड का 51 करोड़ लोगों का डाटा लीक हुआ है। ये सब सारी चीजें होती रहती है। तो आपका डाटा मतलब आप अपने आप को नहीं छुपा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो और जो अंत में बताना है वो आपके ऊपर है, क्या बताना है क्या नहीं बताना। अंत में वो आपको यहीं पर लेकर आएंगे कि आप अपने कार्ड नंबर बताइए, OTP बताइए, यहीं पर लेकर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि OTP बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। OTP क्या बतानी चाहिए कि आप लोग क्वेश्चन में OTP बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? नहीं बतानी चाहिए। फ्लिपकार्ट वाले OTP बताते हैं कि नहीं बताते हैं? आप डिलीवरी के स्नैपडील को बताते हैं, सब चीज़ों को OTP बताते हैं, कोई फॉर्म भरते समय OTP बताते हैं। OTP को हमेशा पढ़ना चाहिए। OTP आता है हमारे पॉपअप पे, हम देखते हैं 6 अंकों का OTP, उसको पढ़ के तुरंत बता देते हैं। या नहीं बताना है तो हमेशा OTP को पढ़ना चाहिए। अगर हम 1000 का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 1000 की OTP है, 10,000 की तो OTP नहीं है। अगर हम 10,000 का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 1 लाख की तो OTP नहीं है। हमेशा OTP को पढ़ना चाहिए। इस पर्पस से वो इस पर्पस से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि आगे पर्पस लिखा रहता है किसे, लेकिन 90% लोग क्या करते हैं कि OTP के जो आगे की जो 2 लाइनें हैं उसको हमेशा इग्नोर करते हैं, आया तुरंत उसको अपडेट करते हैं। दूसरी चीज देखिए, ऐसा होता है कि जैसे अपना डाटा है, जैसे साइबर अपराधी क्या करते हैं कि जैसे फोन करेंगे उनको, आपको पहले जो है शुरू के 1-2 मिनट उनको अपने विश्वास में लेना है, उनको अपने जेन्युइन प्रूफ करना है कि मैं जेन्युइन व्यक्ति हूँ। वो आपका नाम बता देंगे, आपका अकाउंट नंबर बता देंगे, भाई ये अकाउंट नंबर है, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ। 2-3 चीज जब वो बताते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डाटा रहता है, तो आपको लगता है कि ये बैंक से ही बोल रहा है, ये जानकारी इसके पैसे का। जैसे होता क्या है कि जैसे विशाल मेगा मार्ट में आप जाते हैं, कहीं भी खरीदारी करने जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।